जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम जो है एक SSCGD एग्ज़ाम 2022 को लेकर के एक सीरीज़ अभी तक चला रहे हैं, जिसमें जीके जीएस का एक सीरीज़ चल रहा है। खासकर अभी जीके का चल रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद साकेत पर जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारा जितना भी वीडियो हम इस पर अपलोड करें वो आपको मिलता रहे और वो एक सीमित समय में मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रोजगार विद साकेत 2371 इसका है। आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री जो है PDF वगैरह जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका PDF आपको मिलता रहेगा। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा मेडिएवल हिस्ट्री और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर दे चुके हैं। खासकर एक दो जो है आपको पॉलिटी का भी जा चुका है। तो चलिए आज जो तीसरा पार्ट है पॉलिटी का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, वो क्या है देखते हैं। SSCGD 2022 एग्जाम से भारतीय संविधान का आज कौन सा पार्ट है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति। याद रखिए, अगर आपको राष्ट्रपति पे कमांड है तो आप लगभग हर एक टॉपिक को टच कर चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हर एक से संबंधित है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो राज्य का कोई भी हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, मतलब हर चीज़ राष्ट्रपति में समाहित है। आप अगर राष्ट्रपति को सिर्फ कवर करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। हम यही बोलेंगे, अगर शॉर्ट में भी आपको पढ़ना है तो आप एक बार राष्ट्रपति पूरा पढ़ करके देखिए, आपको लगभग सारी चीज़ें टच माननी जाएगी। हम ये भी कहेंगे कि यहाँ से एक पढ़ने के बाद 1 से 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म है आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चंस आपका यहाँ से आएगा। राष्ट्रपति से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और राष्ट्रपति से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। मतलब मान के चलिए कि आपका 4 नंबर यहाँ से क्लियर है, आपका 4 नंबर यहाँ से क्लियर है आपका। तो चलिए आगे हम जो भी वीडियो हम दिए हुए हैं, चाहे मौलिक अधिकार से हो, चाहे यहाँ से हो प्रमुख स्रोत हो, अनुसूची हो, भाग हो, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, तभी हम इस टॉपिक को उठा के लेके चले हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल इस वीडियो को जा करके देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति, इसको शुरू करते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं, भाई मेरे बिल्कुल स्किप कर दो, कोई तुमसे घाटा नहीं होने वाला है हमको। लेकिन अगर आप देख लोगे एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन टच कर गया तो जीवन भर हमको याद रखोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में आपसे पूछेगा कि भाग 4 में क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब आते हैं अनुच्छेद, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 38। आपसे पूछेगा कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, किस अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद 38 बताना है। फिर आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन किस अनुच्छेद में है? बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये अनुच्छेद 39 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि राज्य के लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक मतलब कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? तो 39 के क के तहत। किसके तहत? 39 के क के तहत। फिर आपसे पूछेगा कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा, ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 350 के क के तहत है। और हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, ये किस में है? तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 में है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से नोट पॉइंट क्या याद करना है आपको? तो इसमें क्या याद करना है कि सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार को हम न्यायालय में चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, लेकिन जो है मौलिक अधिकार का क्या है? तो इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का स्थापना करना है। ये आपको पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।
मौलिक कर्तव्य में हम आते हैं तो मौलिक कर्तव्य से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये मूल संविधान जो संविधान बना था उस समय इसका मौलिक कर्तव्य इसका भाग नहीं था, ये कब जुड़ा है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है। कब? 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में। खासकर आपसे ये पूछेगा कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, जितना भी बच्चे हैं उनके माता पिता या जो भी उनको रख रहे हैं उनको ये कहा गया है ना कि उन्हें प्रॉपर शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। ये किस संशोधन में कहा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। अब जो यहाँ से शुरू हो रहा है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप यहाँ से बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ राष्ट्रपति इस टॉपिक में है। चलिए तो राष्ट्रपति शुरू करते हैं। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का एक भाग है जो कि किस में वर्णित है? भाग 5 में है। आपको हम जब भाग पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि भाग 5 में क्या है? संघ का वर्णन है, भाग 6 में राज्य का, और भाग 8 में संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ना उसके बारे में। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इतने लोग संघीय कार्यपालिका में आपको पढ़ना है इनके बारे में। इन सब का वर्णन कहाँ में है? भाग 5 में है। कहाँ है? भाग 5 में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति में ओनली अनुच्छेद ही है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में। क्या क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, प्लस में कार्यपालिका की जो शक्ति है ना वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ये आपसे पूछता है क्वेश्चन ये वाला कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आगे हम लोग चलते हैं। संवैधानिक पदक्रम से राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, यह ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम लोग आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? ठीक है, इसका जो वर्णन है वो आपको अनुच्छेद 54 में वर्णन है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें वोट कौन कौन देंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर देखिएगा, चाहे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राज्य के जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा, दिल्ली व पुदुचेरी के सदस्य। लेकिन इन सब में क्या है? तो सभी सदस्य नहीं देंगे, सभी निर्वाचित सदस्य देंगे, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें कोई भी नहीं आएगा। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। तो आगे है कि निर्वाचन की रीति, यानी कि जो वोटों की गिनती होती है राष्ट्रपति में, जो वोटों की गिनती होती है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो अनुच्छेद 55 के तहत उसका वर्णन किया गया है। और ये किसके तहत है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। आगे हम लोग आते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 55 के 3 में। ये किस में है? 55 के 3 में है। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो ये किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 56 के 1 में वर्णित है। और अब यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी 56 में ही है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देगा, ये भी 56 में ही है। वो 56 के 1 में है और ये 56 के 1 के कम में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट इसका नहीं दिया हुआ है। इसका वर्णन अनुच्छेद 57 में किया गया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें वो उसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 59 में किया गया है। कहाँ किया गया? अनुच्छेद 59 में किया गया है कि वो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें।
उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 60 में। किसमें आते हैं? अनुच्छेद 60 में। 60 में क्या है ना कि राष्ट्रपति का जो पद ग्रहण है ना, उसका शर्त वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के शपथ का जो वर्णन है वो अनुसूची 3 में है कि नहीं है। क्योंकि अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 1 में क्या है, तो भारत का जितना भी संघ और शासित प्रदेश है उसके बारे में है। 2 में क्या है, तो 2 में जितने का वेतन है, ठीक है, वेतन है, भत्ता के बारे में है, पेंशन के बारे में है। 3 में क्या है, सभी के शपथ का वर्णन है। तो क्या उस अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अब अनुच्छेद महाभियोग में क्या क्या लगता है? तो सबसे पहले तो इसका प्रस्ताव आता है, ठीक है। तो प्रस्ताव आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किस सदन में पहले लाया जाता है, तो इसमें कोई अथी नहीं है, चाहे आप लोकसभा में पहले ले आइए, चाहे आप राज्यसभा में पहले ले आइए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी सूचना 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को देना होगा कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो प्रस्ताव जो आप पेश करिएगा उसमें आपको जिस सदन में आप पेश करिएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का उस पर सिग्नेचर होना जरूरी, यानी कि मंजूरी होना जरूरी है उस प्रस्ताव पे, ये ध्यान रखिएगा। और प्रस्ताव पारित कब होगा, तो जो प्रस्ताव आप लेकर के जाइएगा जिस भी सदन में, उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य का मंजूरी उस पर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक राष्ट्रपति के महाभियोग का, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति का पद अगर खाली होगा तो उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करेगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 65 के तहत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद, ठीक है, जैसे बोला जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब गलत हो गया है, कोई बोले, तो उसका जो है किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 71 में वर्णन है। अनुच्छेद कितना में, 71 में। कितना वर्णन है, अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन है। आगे, अब एक चीज देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विवाद है उसका निपटारा कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय करता है। और इसका जो ये मत दे देगा, जो ये निर्णय दे देगा वो सर्वमान्य होगा, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आगे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो विवाद जब आप, जैसे मान लीजिए कि विवाद हुआ, ठीक है, आपको लग रहा है कि गलत हुआ है, तो विवाद पेश करने का समय क्या है, तो चुनाव जब आप जीते उसके 30 दिन के अंदर, जैसे चुनाव खत्म हो गया, जिस दिन उसका रिजल्ट आया उससे 30 दिन के अंदर आप विवाद को आप पेश कर सकते हैं। दूसरी चीज, विवाद पेश कौन करेगा, तो एक तो उम्मीदवार रहेगा और उसके साथ जो उसके निर्वाचक मंडल में जो सदस्य हैं, तो 13 सदस्य होना चाहिए। 13 सदस्य प्लस एक उम्मीदवार अपना खुद होना चाहिए, जो कि ये पिटीशन फाइल कर रहा है वो। आगे हम लोग आते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति किसी भी जो सबसे अंत में होता है कि जैसे आपको मृत्यु दंड मिल गया है, कोई भी दंड हो गया, तो राष्ट्रपति अंतिम होता है जो आपको इस दंड से मुक्त कर सकता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत आपको क्षमादान दे सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत। आगे हम लोग आते हैं, अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 73 में वर्णित है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन एक तरफ वाला दे देगा और दूसरी तरफ आपसे अनुच्छेद पूछ देगा। पॉलिटी अनुच्छेद का ही खेल है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अगर स्किप करते जा रहे हैं तो करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो को लास्ट तक देखते जरूर रहिएगा। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है, 74 में। फिर आगे आते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और 21 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। और जो चीजें राष्ट्रपति के विषय में यहाँ पर है वही चीज राज्यपाल के विषय में स्टेट में होगा,
इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। बस वहाँ पर प्रधानमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री हो जाएगा और यहाँ राष्ट्रपति की जगह पर वहाँ राज्यपाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपसे आएगा ही आएगा कि महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे हम लोग आते हैं कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 77 में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में आपका संसद है। ठीक है, 80 में आपका शायद राज्यसभा है और 81 में आपका लोकसभा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अब आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत। और राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा में जो व्यक्ति को मनोनीत करता है 12 व्यक्तियों को, उसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है और ये किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 331 के तहत है। अभी तो ये रोक दिया गया है, बट अभी इसको खत्म नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोक दिया गया है बट खत्म नहीं किया गया है। ये दोनों साथ साथ का था, इसके चलते एक साथ जगह हम लिख दिए। आगे राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और साथ में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये दोनों चीज़ें किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में क्या वर्णित है, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। और दूसरी चीज, दोनों का बैठक बुलाता है और राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ये किस में वर्णित है, अनुच्छेद 85 में वर्णित है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन तो 108 में है, वो आगे आपका आएगा। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष और नए चुनाव जब होता है उसके बाद संसद के सत्र को संबोधित करता है। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 87 में इसका वर्णन है। आगे हम लोग आते हैं, संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ये कंफर्म मान लीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद का जो लोकसभा और राज्यसभा का जो है वो संयुक्त अधिवेशन सबसे पहले तो बुलाता कौन है, तो बुलाएगा आपका राष्ट्रपति, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108 में है। आगे हम लोग आते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, वीटो पावर, तो ये किस में है, तो अनुच्छेद 111 में है। राष्ट्रपति के पास कितना वीटो पावर है, तो 3 वीटो पावर है। सबसे पहला है आत्यांतिक वीटो, इसमें वो कोई भी जैसे उसके पास कोई आए विधेयक आप भेजे तो वो उसका अनुमति नहीं देगा कि चलिए जो अनुमति हम नहीं देंगे, वो होता है तांत्रिक वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होगा कि इसमें वह पुनर्विचार के लिए भेजेगा, पूरी तरीके से नहीं अति करेगा लेकिन पुनर्विचार करने के लिए भेजेगा। और पॉकेट वीटो क्या होगा कि पॉकेट वीटो में क्या है ना कि जैसे आप कोई विधेयक भेजे तो उसको उठा मोड़ करके अपनी जेब में रख लिया, ना तो उसको रिजेक्ट किया और ना ही वो पास करने के लिए भेजा, अनुमति, ये चीज़ें हैं। हाँ, पॉकेट वीटो का प्रयोग कब हुआ था, तो याद रखिएगा डाकघर विधेयक के नियम में हुआ था। ये 1986 में हुआ था। कितने में हुआ था, 1986 में। आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, कब हुआ था, 1986 में, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, संसद का जो है वार्षिक वित्तीय बजट राष्ट्रपति को संबोधित करके पेश होता है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 112 में है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की ही मंजूरी से धन विधेयक लाया जाता है, ये किस में है, अनुच्छेद 117 में है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक को, जो धन विधेयक आपका है, इसको जो है धन विधेयक है, इसको धन विधेयक कौन मायने रखता है कि हाँ ये धन विधेयक, आपसे पूछेगा कि धन विधेयक को कौन कहता है कि हाँ ये धन विधेयक है, तो वो कहता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अंतिम रूप से वही बोलेगा कि हाँ कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। आगे हम लोग आते हैं, और धन विधेयक राष्ट्रपति इसीलिए जो है वो उसको जो है ना लौटा नहीं सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास जाता है ना मंजूरी के लिए, तो वो उस पर सिग्नेचर क्यों कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की ही मंजूरी से धन विधेयक लाया जाता है।
तो उसको रिजेक्ट करना बनता ही नहीं है। आगे, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है, मगर वो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, कि जरूरी नहीं कि हम सलाह मानेंगे ही। ये किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 143 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 143 में। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे छोड़िए, आगे हम बताएंगे उसको। अगला, हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। आगे क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्किंग हम कर देते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। अब अध्यादेश के बारे में समझिए। अध्यादेश जो है ना वो राष्ट्रपति जारी करेगा, ठीक है, मगर अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए। अगर पास नहीं होता है तो अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। ये कंफर्म हो गया? कितने सप्ताह के भीतर पास होना चाहिए? 6 सप्ताह के भीतर। आगे, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो कितने अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। जैसे देखिए, राष्ट्रपति 123 के अनुच्छेद के तहत, और अब 2 को आगे कर दीजिए और 1 को पीछे कर दीजिए, तो राज्यपाल कितने के तहत? 213 के तहत। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। अब आगे आते हैं, आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। हमारे जो संविधान है उसमें 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। पहला जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, जो कि अभी तक 3 बार लग चुका है। पहला 1962 में लगा था। पहला कब लगा था? 1962 में, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें। दूसरा लगा था 1971 में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के समय में हुआ था। और तीसरा लगा था 1975 में, आंतरिक अशांति के कारण। ये 3 बार हमारे साथ जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। और वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो 1 भी बार नहीं लगा है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। आगे हम लोग आते हैं, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है, और ये टैक्स फ्री होता है, ध्यान रखिएगा। और इस वेतन को किसी भी हाल में कम नहीं किया जा सकता है, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। आगे, तो आगे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जितने पदाधिकारी लोग हैं ना, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनका कौन कौन नियुक्त किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, भारत के महान्यायवादी। तीसरा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चौथा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पाँचवां, राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक। राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। छठा, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। सातवां, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा, यहीं से आपको एक क्वेश्चन फंस जाएगा, यहीं से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में जो है मतलब राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन नियुक्त होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ ही जाता है। हम अब क्या बोले इसमें, देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का आ गया, महान्यायवादी का आ गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राज्यपाल, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मतलब सभी का लगभग मिला जुला करके राष्ट्रपति सब जगह टच किए हुए हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो लगभग आप वो क्वेश्चन देख लेते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग आते हैं कि अभी तक हमारे
पास जो है टोटल कितने राष्ट्रपति हुए हैं, तो 18 हुए हैं। 17वें राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद, और 18वें कौन बने हैं अभी प्रॉपर में, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में ही बने हैं, जो कि 25 जुलाई 2022 से बने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन हुए, तो नीलम संजीव रेड्डी हुए हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें एक्स्ट्रा से हम एक टॉपिक जोड़े हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता है और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस। कितने तारीख को, 5 सितंबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, तो सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, तो वीवी गिरी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट मिस्टेक हो गया था। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है, तो वो 4 लाख रुपए है। कितना है, 4 लाख रुपए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है प्लस पदमुक्त है, निर्वाचन की शर्तें हैं, पदमुक्त है, तो ये जो है ना, जो भी निर्वाचन की शर्त हो गया चाहे पदमुक्त हो गया, वो सब इक्वल है राष्ट्रपति के, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या शर्तें हैं, जैसे इसका जो उपराष्ट्रपति उम्र होना चाहिए वो 35 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति में महाभियोग सब लगता है और उपराष्ट्रपति में पदमुक्त लगता है। उपराष्ट्रपति में क्या लगता है, पदमुक्त होता है, और इसमें भी वही होता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश होगा, ठीक है, दोनों सदन से जब क्लियर हो जाएगा तो फिर जो है वो उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। आगे उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्याग पत्र। अब आ जाते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछिएगा, इतना में ही से, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको ना विश्वास हो पेपर उठा के देख लीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन होता है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में, तो आपको राष्ट्रपति में पढ़ाएं कि अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन है। आपसे क्या पूछेगा कि मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह जो है वो उसको हम न्यायालय के द्वारा जांच कर सकते हैं, तो नहीं, उसका न्यायालय में कोई जांच नहीं है। आगे प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और जो है ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि प्रधानमंत्री के संग मंत्री परिषद की कुल संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या उसके 15% के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आगे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद पूरी तरीके से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं मार दीजिएगा, पीएम यहाँ पर गलत होगा, पीएम गलत होगा। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। कहाँ पर, लोकसभा के प्रति। आगे हम लोग आते हैं, इसी चलते आपको बताया था ना कि क्वेश्चंस यहीं से पूछेगा। आगे आपसे क्या पूछेगा कि मंत्री अपने पद पर कब तक रहेंगे, तो याद रखिएगा मंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह से, और राष्ट्रपति एक तरीके से कि प्रधानमंत्री का जब तक मन रहेगा तभी तक होगा। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोल दे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन मंत्री को हटा देंगे, ठीक है। यदि कोई मंत्री 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति के बाद जो है ना वो मंत्रिपरिषद उसका खत्म हो जाएगा। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। यानी कि कोई भी बिना मतलब चुनाव जीते हुए 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो आज का जो सीरीज है वो आपका यहीं तक है, ठीक है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो कम से कम टच करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम आप जितना भी क्वेश्चंस था, जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय से थोड़ा सा हम लिए हैं, बाकी अगले वीडियो में आपको मिलेगा। साथ ही साथ आधुनिक भारत का हम पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, संपूर्ण मध्यकालीन भारत अपलोड हो चुका है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अपलोड हो चुका है, पॉलिटी तो अपलोड हो ही रहा है। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और ज़रूर देखें, खास और एक एक चीज़ को ध्यान से देखें, इसको रिवाइज करते रहें। एक बार देख लें खाने के समय, चाहे कभी भी बैठ करके देख लें, आपको एक बार में याद हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से पढ़ते रहें, जो भी स्टडी आप बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर का खास ख्याल रखें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आप लोगों ने अंत तक देखा तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में नज़र आएगा। बहुत ही सूटेबल क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ा दे, मतलब का नोट्स हम आपको दे रहे हैं या वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके अलावा आपको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन यहाँ से टच कर जाएगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा ना कि भूल जाइएगा, नहीं, बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।